हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 11 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप कितना जानते हैं इन सवालों को ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा लग जाए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आइए देखें, प्रैक्टिस सेट 11 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है किसको उधार देता है? बहुत बार ये सवाल बनता है हर तरह के एग्जामों में। नाबार्ड का मतलब कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिखाएंगे आपको। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर ऋण देने के लिए ही स्थापित किया गया है। इससे जहां एक और किसान लाभान्वित होते हैं, वहीं ग्राम विकास के रूप में ऋण उपलब्ध होता है। राज्य सरकार या किसी अन्य संस्थाओं को यह ऋण नहीं देती है। बातों को ध्यान रखिएगा, समझते हुए चलिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। भारतीय मुद्रा छापा जाता है। भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, संसद में या नासिक प्रिंटिंग प्रेस में? भारतीय मुद्रा जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें। भारतीय मुद्रा नासिक में छापा जाता है, जहां एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहते हैं। नासिक रोड स्थित करेंसी प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 1000, अभी तो 1000 नहीं चल रहा, 2000 के नोट छापती है और उसकी पूर्ति करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रुपए की छपाई नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो। आइए देखें अगला सवाल। दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा में है जो क्या है? वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या विकासशील देशों का है? दुर्लभ मुद्रा जो है विकसित देशों का है मुद्रा, हार्ड करेंसी। ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में दिखाते हुए चलें। दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय है जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध न हो सके। क्योंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए डॉलर जो है दुर्लभ मुद्रा है। यूरोपीय देशों की मुद्राएं हमारे लिए दुर्लभ मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति कम हो, वह दुर्लभ मुद्रा है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ही का फायदा होगा। या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ फ्री का पीडीएफ दिया जाता है। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? नहीं है, जहां भी रहे उसे ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए। विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। आईएमएफ, आईबीआरडी और आईडीए जो है विश्व बैंक से संबंधित है, जबकि एडीबी विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। इसलिए एडीबी जो है आंसर होगा। आइए क्यों हुआ डिटेल में थोड़ा दिखा दें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से उत्पन्न दो संस्थाएं आईएमएफ एवं आईबीआरडी विश्व बैंक एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। आईडीए विश्व विकास संघ विश्व बैंक की रियासती खिड़की कही जाती है। ये ध्यान रखिएगा तीनों। एक एडीबी जो है विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कब किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था, लेकिन किस साल किया गया था? सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत जो है 1952 में किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा और ग्रहिकाएं में से छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समूह जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे जो है ग्रहिकाएं कहते हैं।
ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल ये भी है। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, अवंतर ग्रह या ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह कहलाता है। इन क्षुद्र ग्रहों की संख्या हजारों में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, तदर्भ निकाय है या असंवैधानिक निकाय है या अनिश्चित निकाय है? नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति पर 1950 ईस्वी में योजना आयोग के रूप में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। बहुत बार बताया गया है, जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी नोट करते हुए चलेंगे, बार बार सवाल बनेगा ही। भारत में योजना अवकाश होना ही चाहिए। कब हुआ था योजना अवकाश? प्लान हॉलीडे पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में हुआ था। ये सवाल ऑडिटर के एग्जाम में पूछा था। जो है 1966 से 69 के बीच में हुआ था। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भारत में आर्थिक योजना की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ अप्रैल 1951 को शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। द्वितीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जबकि तृतीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चली। यही 1966 से एक वर्षीय योजना 3 बार चलाई गई, जिससे पंचवर्षीय योजना का क्रम बिगड़ गया। डेट ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बार बार बनता है। हालांकि 1969 से 1974 तक चौथी योजना पुनः चली, लेकिन तीसरी योजना और चौथी योजना के बीच के अंतराल को योजना अवकाश कहा जाता है। ऑडिटर के एग्जाम में यही सवाल बना था कि कितने साल का गैप था, इसलिए ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनता है। आइए देखें अगला सवाल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल भी अच्छा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में जाना जाता है। इस बैंक की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर अन्य बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम था। प्रारंभ में 1975 ईस्वी में 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, किंतु बाद में इनकी संख्या अनेक शाखाएं खोली गई, से भी ध्यान रखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में से नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। सवाल बहुत ही अच्छा है, नोट करिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश जी तो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ज़्यादा सक्रिय थे। इनका नाम आता है, हजारीबाग जेल से भाग गए थे, उसके बाद जाके ये आज़ाद दस्ता का निर्माण किए थे, सबको ज्ञात होना चाहिए, जो लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद इनको फिर से 1943 में गिरफ्तार किया गया और जनवरी 1945 में इनको आगरा जेल में ट्रांसफ़र किया गया और अप्रैल 1946 में इनको जेल से रिहा किए गए। उसी समय जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया, अप्रैल 1946 में, इसलिए ध्यान रखिएगा डेट अप्रैल 1946 में। आइए देखें अगला सवाल। समान रूप से मुद्रा का प्रधान लक्ष्य है। सामान्य रूप से मुद्रा का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी है। मुद्रा का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉनसन के अनुसार मुद्रा नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। भारत में रिजर्व बैंक वर्ष में एक बार अपनी मुद्रा नीति जारी करता है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। WTO अस्तित्व में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था, जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी।
पश्चिमी पूंजीवादी देशों के हितों को और अधिक व्यापक रूप से पोषित संवर्धित करने वाला नया गैट अर्थात विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। 1995 में तो स्थापना हुआ, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WTO के प्रथम अध्यक्ष जो हैं पीटर सदरलैंड थे। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे बनते रहते हैं। आइए देखें अगला सवाल। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत है। अच्छा सवाल है ये भी। आइए थोड़ा डिटेल में दिखा दें। फ्यूज टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है, जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत प्रतिष्ठान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। आपके घरों में भी फ्यूज लगा होगा। किसी कारणवश उच्च धारा प्रवाहित होने पर तार गल जाता है और विद्युत सर्किट भंग हो जाता है। रासायनिक क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि यह सिद्धांत यांत्रिक और चुंबकीय से भी अलग है। जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, सबको ज्ञात होना चाहिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाते हैं। इतना तो सब लोग जानते होंगे। 1808 ईस्वी में जॉनसन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, जो लोग भी नहीं जानते हैं। दूरदृष्टि कोण निवारक के लिए काम में लेते हैं। कौन सा लेंस या दर्पण का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये सवाल बना है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक स्वाभाविक आकार से छोटा होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का बीम दृष्टि पटल के पीछे बनता है। फलतः इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनता है। दिन के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दिन के 12 बजे सूर्य जो है सर के ऊपर रहता है, तो यह देख नहीं सकते हैं इंद्रधनुष, इसलिए ये इसका आंसर जो है डी होगा। आइए देखें अगला सवाल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इजी अच्छा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में या रात्रि में, या दिन में अथवा रात्रि में, या केवल दिन में? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। सूर्य की प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, सबको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। बहुत बार बताया गया है, सबको ज्ञात होना चाहिए। आप नोट जरूर करते हुए चलेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री PDF मिलेगा। शुष्क बर्फ ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। D2O। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप में संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। यह क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने में भी किया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल कहाँ से बनेगा कोई नहीं जानता। आइसक्रीम को गलने से बचाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए ज़रूर बातों को ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार ये सवाल बना है। धोने वाला सोडा का Na2CO3।
ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल ये भी बनता है, बार बार ये बनता है, ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलेय है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मुख्य उपयोग कपड़े धोने के रूप में किया जाता है। जो इसके अतिरिक्त यह कांच, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में भी काम आता है। इसे भी जरूर ध्यान रखिए। आइए देखें अगला सवाल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग और औषधियाँ बनाने में, संचालन बैटरियों में किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। इसे औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी आदि में इसका प्रयोग होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग क्लोरीन बनाने, अम्लराज बनाने आदि में किया जाता है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल है। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। कौन सी गैस जो है आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? SO2 जो है आंसू गैस के रूप में काम में लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी पूछा गया है बार बार। आंसू गैस के रूप में SO2 का प्रयोग किया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो वायु से हल्की होती है। इसका उपयोग कारण के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में और विरंजक के रूप में किया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।